Today we are going to discuss in detail the chapter Biological Classification. Each and every line of NCERT would be covered in detail. यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और हर एक लाइन को हम हिंदी में समझेंगे. तो पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर का मतलब है. तो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पे बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला था ताकि हम इजीली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिटेल में देख सकें. हमने किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये सारे हमने कैटेगरीज या फिर टैक्सॉन्स देखे थे. सो द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे हमने ये सारे देखे थे, अभी उसका एक ही पार्ट देख रहे हैं जो है क्लासिफिकेशन. नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में तो कवर किया था, तो यहाँ पे केवल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. लेट्स सी. बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट किया है. सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन there have been made many attempts to classify living organism. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन ये कैसा किया था? इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उस बेसिस पे किया था. जैसे कि कैटल्स, उससे हमें अगर सपोज मिल्क मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं शीप, जिससे हमें वुल मिल रहा है. सो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज जहाँ पे डिवीज़न किया जा रहा था. ये नहीं देख रहे थे कि बेसिकली सारे एनिमल्स एक कैटेगरी में डालें या फिर प्लांट्स को एक कैटेगरी में डालें. यहाँ पे केवल ये लोग यूजेस के बेसिस पे डिवीज़न कर रहे थे, हमें कैसा यूज़ होगा. तो यही लिखा है यहाँ पे. सो क्लासिफिकेशन जो था, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक मेथड्स यूज़ नहीं किया था, लेकिन दे वर डन बाय यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, फॉर आवर ओन यूज़, हमारे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए उसके बेसिस पे किया था. अभी ये साइंटिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल. उनके बारे में बताया है कि ये काफ़ी अर्ली अटेम्प्ट किया था कौन सा, क्लासिफिकेशन का, और इसका बेसिस क्या था? साइंटिफिक बेसिस. सो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. तो एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले है, तो उन्हें मार्क करते हैं. उसके बाद उन्होंने कैसा क्लासिफाई किया था? ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है एक एनिमल के बारे में, उसके बेसिस पे. अगर हम कहें तो कैट फैमिली में लायन आ सकता है, टाइगर आ सकता है, क्योंकि उनमें एक फीचर कॉमन है एक्सटर्नली दिखने में, इसलिए उस कैटेगरी में उसे डाला है. अब ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देखो. उन्होंने बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस यूज़ किए. पहले तो उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में डिवाइड किया और उन्होंने एनिमल्स में डिवाइड किया. प्लांट्स में उन्होंने 3 सब कैटेगरीज लिखे, दैट इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से पता चल रहा है कि ट्रीज थोड़े हाइट में लंबे हैं, उससे थोड़े कम श्रब्स, और सबसे स्मॉलेस्ट दैट इज हर्ब्स. सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के उन्होंने पहले प्लांट से कैटेगरी बनाया, और एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. एक तो दोज विच हैड आरबीसी एंड दोज विच डिड नॉट. ओके, तो दिस वाज एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन. उसके बाद सेकंड जो साइंटिस्ट थे वो है लीनियस के बारे में हमने येस्टरडे के चैप्टर में देखा था, दैट इज फर्स्ट चैप्टर. उन्होंने 2 काम किए थे. पहले थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो कैरोलस लीनियस ने किया था. सेकेंड था द टर्म सिस्टमे नेचुरे. ये जो टर्म था ये भी कैरोलस लीनियस ने अपने पब्लिकेशन में यूज़ किया था. तो ये 2 पॉइंट. उसके साथ आज का एक पॉइंट है जो है 2 किंगडम सिस्टम. ये भी कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसलिए उनके काम लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस आ सकते हैं. उन्होंने कैसे डिवाइड किया? उन्होंने डिवाइड किया सबको, प्लांटिया और एनिमेलिया को, ऐसे 2 ग्रुप्स में किया. यहाँ पे भी तो प्लांट और एनिमल्स थे, यहाँ पे भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट है वो देखते हैं. ये 2 किंगडम उन्होंने डिवाइड किए थे. ओके, और इसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हुए थे. लेकिन ये जो सिस्टम 2 किंगडम का सिस्टम है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश मतलब भेदभाव नहीं करता या फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करता बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस जो है उसको वी कैन से इट इज़ वेल बाउंडेड, उसको अच्छे से कवरिंग है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में इट इज़ बेसिकली स्कैटर्ड थ्रू आउट, और यहाँ पे ऑर्गेनेलीज को सेल वॉल भी नहीं होता. तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यही डिफरेंस है, जिसका बराबर से डिफरेंशिएशन लीनियस ने नहीं दिखाया था. यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर मतलब केवल 1 सेल, मल्टी सेल्यूलर मतलब मोर देन 1 सेल.
ओके, एक से ज़्यादा सेल होगा तभी मल्टी सेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर में हमें मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जैसे बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स भी यूनिसेल्यूलर है, बट दे आर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, मतलब उनका न्यूक्लियस वेल बाउंडेड है। दीज आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। तो बेसिकली ये दोनों के बारे में अच्छे से डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई दिया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक ग्रीन algae एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई। इसका मतलब क्या? फोटोसिंथेटिक मतलब सन की एनर्जी को यूज़ करके खुद फूड प्रोड्यूस करना। ओके, इसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। ये प्लांट्स करते हैं। लेकिन फंगाई जो होता है ये हेटेरोट्रोफिक होता है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, लेकिन दोनों को एक साथ ही रखा उन्होंने। तो उसी के वजह से इनका क्लासिफिकेशन भी काफ़ी एक्सेप्टेड नहीं था और इनका क्लासिफिकेशन भी पीछे छूट गया। अभी इसके बाद यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। इसे आसानी से किया था और इसे समझना भी काफ़ी आसान था। लेकिन ऐसे काफ़ी ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट्स में भी नहीं थे और एनिमल्स में भी नहीं थे, तो भी उन्हें वहाँ पे रखा गया। इसलिए ये दो किंगडम का जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, ये काफ़ी लंबे समय के बाद पता चला कि ये इनएडिक्वेट था, मतलब ये कोई फ़ायदे वाला नहीं था, ये काफ़ी रॉन्ग था। इसके अलावा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा काफ़ी बाकी फीचर्स भी इंक्लूड करने चाहिए थे, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर जैसे कि UN प्रोकैरियोट्स से पता चलता है। उसके बाद नेचर ऑफ वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, या फिर सेल वॉल प्लांट्स में सेल्यूलोज का है और फंगाई में काइटिन का है, तो वो भी देखना चाहिए। केवल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक होंगे। हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, इधर दे आर लिविंग इन वेरियस एक्वेटिक हैबिटेट या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये सब कंसिडर करना चाहिए। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल, सेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है। इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब सबसे पहले कौन आए थे, जैसे मोनेरा क्यों पहले लिखा है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे पहले इवॉल्व हुए, और उसमें भी मोनेरा में पहले हम देखते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया पहले आते हैं, उसके बाद यू बैक्टीरिया आते हैं। तो इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, केवल मॉर्फोलॉजी से नहीं। तो ये पॉइंट जब आगे आया तभी हुआ एक एक्चुअल क्लासिफिकेशन, जो हम आगे देखेंगे। अभी क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ओके, हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं समय के साथ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन अब तक अच्छे से कभी टिका नहीं, इसे अलग अलग बार हमने चेंज करते गए हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकती है कि विच किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट, मतलब समय के साथ भी कौन से ऐसे किंगडम्स थे जो हमेशा कंसिडर किए गए हो। तो वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। उसके बाद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। लेकिन इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं। ओके, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। तो काफ़ी अलग अलग किंगडम्स भी इंक्लूड हुए थे और अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके बारे में अच्छे से डिटेल में देखा था, लेकिन अब तक क्लासिफिकेशन तो बना नहीं। अभी इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आने वाला है, इट इज़ सेट टू बी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन हमें दिए थे RH विटेकर ने, ओके, इन द ईयर 1969। इनका क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी पॉइंट्स कंसिडर करता है, दैट इज़ वी कैन कंसिडर PCB-NR, ओके। P स्टैंड्स फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक मतलब अभी देखा था इवोल्यूशनरी बेसिस पे। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर हमें पता है प्रो एंड यूकैरियोटिक, यूनी मल्टी सेल्यूलर। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ओके, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रो और यूकैरियोटिक भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटो या फिर हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है आगे NCERT में हम देखेंगे क्लियरली, लेकिन जस्ट याद रखने के लिए PCB-NR ऐसे याद रख सकते हो। सो RH विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो टैब्यूलर फॉर्म में दिया है NCERT में। पहले तो हमें 5 जो किंगडम्स है उन्हें देखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ओके।
पहले तो यही 2 कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन अभी ये 3 भी कंसिडर हो रहे हैं। सेल टाइप, जो सेल का टाइप है मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पे प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक हम याद रख सकते हैं, कॉमन है, दैट इज यूकैरियोटिक, तो भूलेंगे नहीं, सिर्फ ये याद रखना है मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। उसके बाद सेल वॉल की बात आए तो सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लांट्स में सेल्यूलोसिक है, ये याद रखना है। नॉन सेल्यूलोसिक मतलब पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बना हुआ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, ये सम टर्म काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो फिर क्यों हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो टैबुलर फॉर्म में देखो इट इज़ प्रेजेंट इन सम, नॉट प्रेजेंट ऑलवेज, ओके। उसके बाद फंगाई और प्लांटे में हमेशा आता है, फंगाई में काइटिन होता है और प्लांटे में सेल्यूलोस। एनिमेलिया पता है हम लोग के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको सेल वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं हमारे, इसलिए सेल वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यह याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो केवल इसके पास ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब जो भी 4 किंगडम बचे हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में केवल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल से टिश्यू अब तक बने नहीं, तो सेल्यूलर ही टाइप देखेंगे। फंगाई में मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, या फिर लूज टिश्यू मतलब सेल्स इकट्ठा कंप्लीटली नहीं हुए टिश्यू बनने के लिए, जस्ट स्टार्टिंग देख रहे हैं, इनिशियल फेज, ओके, इसलिए यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू लिखा है। प्लांटे में टिश्यू और ऑर्गन है, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, तो ये याद रखना है कि सेल्स केवल मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही है, यहाँ पे टिश्यूज फॉर्म अब तक नहीं हुए। उसके बाद मोनेरा में जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखे तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में 2 कैटेगरी आता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटो मतलब हमने देखा लाइट को यूज़ करके फूड प्रोड्यूस करना, कीमो मतलब केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके फूड प्रोड्यूस करना, ओके। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स इन ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद से प्रोड्यूस करना, ओके, खुद मेहनत करना। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में भी कैटेगरीज होते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक पता रहेगा जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, सैप्रोफिटिक मतलब डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना, इसे सैप्रोफिटिक कहते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे फोटोसिंथेटिक कैटेगरी ही दिया है, कीमोसिंथेटिक नहीं दिया है। उसके बाद फंगाई भी हेटेरोट्रॉफिक होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों हो सकता है। प्लांटे ऑटोट्रॉफिक है और यहाँ पे केवल फोटोसिंथेटिक है। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक मतलब हम पहले खाते हैं और उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, ओके, सो दिस प्रोसेस को होलोजोइक टाइप ऑफ डाइजेशन कहते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर.एच. विटेकर, जिनके बारे में हमने अभी जस्ट कवर किया था कि आर.एच. विटेकर ने जो प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969, उनके 5 किंगडम के बारे में हमने चार्ट में देखा था जस्ट, जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्राइटेरिया जो देखे थे हमने देखा था दैट इज़ पीसीबीएनआर। पीसीबीएनआर के बारे में हमने अभी देखा था, दैट इज़ ये सी रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, ये पी है, एन है और ये आर है। तो जस्ट जो 5 क्राइटेरिया उन्होंने कंसिडर किए उनके बारे में लिखा है। उसके बाद देखें तो 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन मतलब क्या? 3 डोमेन मतलब उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वीस, जिनके बारे में यहाँ पे शायद लिखा नहीं हो, तो कार्ल वीस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मोनेरा में 2 जो ये आते हैं, ओके, मोनेरा में यू बैक्टीरिया आता है और आर्के बैक्टीरिया, ओके, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोनेरा में पहले आर्की बैक्टीरिया आता है, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन पहले आर्की बैक्टीरिया थे और उसके बाद यू बैक्टीरिया है। और बाकी जो भी किंगडम थे मोनेरा के बाद, जो प्रोटिस्टा, ओके, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इसको एक ही किंगडम में डाला, इसको एक किंगडम में डाला और इसको एक किंगडम में डाला, तो ये कैसा हुआ, दिस इज 3 डोमेन सिस्टम। तो ये 3 डोमेन का सिस्टम था। तो 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। हाँ, ये क्या करता है, इट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। उसके अलावा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था। 6 किंगडम कैसे, हमने देखा था पहले तो आर्की बैक्टीरिया था, फिर यू बैक्टीरिया था, ये दोनों मोनेरा में थे, ओके।
तो इससे 1 कंसिडर करो, इसे 2 कंसिडर करो। ओके, मोनेरा के बाद आया प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, तो इसे हम 3 कंसिडर करेंगे। 4, ये प्लांटे इज 5th एंड एनिमेलिया है 6th। तो क्या हुआ, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिखाई दिया। पहले 3 डोमेन हुआ क्योंकि इसे एक ही कंसिडर किया था, लेकिन अभी 6 क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें सेपरेट कंसिडर किया है, इसलिए ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करके हमें पता चला। अब ये उसके बाद हम कहते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने की वजह से क्या फ़ायदे हुए। देखो, अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थे, जो पहले के समय के क्लासिफिकेशन थे, उन्होंने क्या किया, अभी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब कहाँ पे आता है, ये मोनेरा में। अभी के किंगडम में कहाँ पे आता है, ये मोनेरा में। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे, अभी ब्लू ग्रीन एल्गे नाम कंफ्यूज करेगा करके एल्गे प्लांट्स में आते हैं, लेकिन ये प्लांट का कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हमें मोनेरा में ही दिखाई देगा। ओके, फंगाई। फंगाई जो है उसका सेपरेट किंगडम ही है। मोसिस, ओके, मोसिस प्लांटे में आएगा। ओके, हमें ब्रायोफाइटा पता है, तो मोसिस प्लांटे में आएगा। उसके बाद फर्न्स टेरिडोफाइटा, ये भी प्लांटे में आएगा। ओके, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, ये भी पता है प्लांटे में आएगा, और एंजियोस्पर्म, ये भी प्लांटे में आएगा। तो इन सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया, सबको प्लांट्स में डाला था, मतलब मोनेरा, बैक्टीरिया, फंगाई, ये इनको भी इन्होंने प्लांट्स में डाला। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्लांट्स इन्होंने पहले कंसिडर किया था, प्लांट्स ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगा। तो फंगाई में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, मॉसिस में भी सेल वॉल है, तो सबको एक में ही डाल दिया। लेकिन जब अच्छे से जांच की जाएगी तो पता चला कि फंगाई का सेल वॉल तो काइटिन से बना है, तो ये प्लांट से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और वैसे ही बैक्टीरिया में भी हम देखते हैं कि उनका सेल वॉल भी काफ़ी अलग था। इट वॉज नॉन सेल्यूलोसिक, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। तो इसके वजह से इन्होंने लेटर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये चेंजेस लाए। अभी देखो, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच वर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो क्यों एक साथ रखा था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल था, बस दूसरा कोई कंसिडरेशन नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इट प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड, काफ़ी डिफरेंसेस थे। ओके, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, उसका अलग टर्म है साइनोबैक्टीरिया, विद ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे दोनों मोनेरा में है, तो उनको प्रोकैरियोटिक कंसिडर करेंगे, लेकिन प्लांट्स जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखना काफ़ी गलत था। उसके बाद इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर हमने देखा था मोनेरा कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में केवल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट थे, उनके नंबर ऑफ सेल्स में भी डिफरेंसेस थे, इसलिए ये पुराने ज़माने का क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं था। क्लमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, इन्हें साथ में एल्गे के अंदर रखा गया, जो काफ़ी गलत था, क्योंकि क्लमाइडोमोनास जो था ये एल्गे के अंदर नहीं आ सकता, स्पायरोगायरा भी एल्गे के अंदर नहीं आ सकता। ये लोग प्लांट्स तो नहीं थे। ओके, ये लोग यूनिसेल्यूलर थे। ओके, और यूनिसेल्यूलर को मल्टीसेल्यूलर के साथ कैसे रखें। ओके, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स। इसका हमने अभी देखा था चार्ट में कि फंगाई हेटेरोट्रोफिक था और प्लांट्स ऑटोट्रोफिक, मतलब खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स के सेल वॉल में भी सेल्यूलोज था और फंगाई के सेल वॉल में काइटिन था, तो ये भी डिफरेंस था जिसके बारे में लिखा है। फंगाई हैड काइटिन एंड प्लांट्स विच वर देयर दे हैड अ सेल्यूलोसिक सेल वॉल। उसके बाद जब ऐसे कंसिडर किए कैरेक्टरिस्टिक्स, फंगाई को सेपरेटली रखा इन किंगडम फंगाई एंड प्रोकैरियोटिक्स को सारे किंगडम मोनेरा में रखा। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल है, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो ये लोग यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा ने क्या किया, इट ब्रॉट टुगेदर क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, क्योंकि ये लोग यूनिसेल्यूलर थे तो इन्हें प्रोटिस्टा में रखा। अर्लियर पहले कहाँ पे थे ये लोग, एल्गे में थे, और एल्गे कहाँ पे था, प्लांट्स के अंदर था। ओके, एंड इनके पास सेल वॉल्स प्रेजेंट थे। ओके, और पैरामीशियम और अमीबा पहले कहाँ पे थे, एनिमेलिया में थे, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं था, इन्हें भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। तो अब तक जो हमने देखा है, लेट्स जस्ट रिकैप कि ऐसा क्यों किया गया था। ओके, बेसिकली हमने देखा
कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री जो साइंटिस्ट थे, पहले एरिस्टोटल थे, उसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे वो थे लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और लास्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर जो थे उन्होंने लास्ट में अच्छा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स बनाए थे, प्लांट्स और एनिमल्स का, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के कैटेगरी में, और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था विद आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी। अभी उसके बाद आए लिनियस, ओके, उनके बारे में अभी हम यहाँ पे देखेंगे। लिनियस जो थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम 2 किंगडम बनाए थे। अभी प्लांटे किंगडम में उन्होंने सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले जो उन्हें लगे कि कंसिडर किए जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में ऐसे डाले जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। सो इन्होंने क्या डिफ्रेंशिएट नहीं किया बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ओके, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई, ओके। तो ये इनके क्लासिफिकेशन के खड्डे थे, मतलब इनके ये सारे पॉइंट्स की वजह से इनका क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद आर.एच. विटेकर आए, ओके, इन द ईयर 1969। इनका क्लासिफिकेशन was based on PCBNR, that is phylogenetic relationship, cell structure, body organization, mode of nutrition and method of reproduction. इनका क्लासिफिकेशन था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ओके, प्रोटिस्टा। अभी मोनेरा में यूनिसेल्यूलर होते हैं, यहाँ पे भी यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ओके, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। जो मोनेरा होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होता है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं यूकैरियोट्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया किंगडम में जो है सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है। प्लांट्स में सेल वॉल होता है काइटिन का, नहीं सेल्यूलोज का, और फंगाई में सेल वॉल होता है काइटिन का। प्रोटिस्टा में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इट इज़ प्रेजेंट इन सम, ये टर्म दिया है। मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक है, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड, ओके। मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स थे यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में 2 थे, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक में 2 थे, दैट इज़ सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। वैसे ही प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक थे, और ऑटोट्रॉफिक में केवल फोटोसिंथेटिक थे, हेटेरोट्रॉफिक भी थे, ओके। उसके बाद फंगाई में केवल हेटेरोट्रॉफिक थे, यहाँ पे सैप्रोफिटिक भी थे और पैरासिटिक भी थे। प्लांटे में जो थे यहाँ पे केवल ऑटोट्रॉफिक था, और एनिमेलिया में केवल हेटेरोट्रॉफिक था। हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक था, जो हमारा टाइप का डाइजेशन है, या फिर सैप्रोफिटिक भी था। इसके बाद हमने जो देखा था वो था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, मोनेरा को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है, दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ओके, दैट इज़ फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन सबको एक ही डोमेन में डाला था, इनको एक डोमेन में डाला था, या फिर हम 3 लिखे यहाँ पे 1 लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, तो दिस वाज 3 डोमेन सिस्टम। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 6 किंगडम में कुछ नहीं, बस ये 3 को निकाल दो और यहाँ पे लिखो ये है 3, दिस इज़ 4th, 5th एंड दिस इज़ 6th। तो ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन के बाद बोला कि अर्ली सिस्टम में और अभी के सिस्टम में जो डिफरेंसेस थे वो देखें। जैसे कि अर्ली सिस्टम में बेसिकली हमने जो प्लांटे में सारे जिनके पास सेल वॉल थे उन्हें इंक्लूड किया था, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थे। लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होना केवल यही एक फीचर नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फंगाई को डाल दिया, ओके। फंगाई के पास तो काइटिन था और ये हेटेरोट्रोफिक था, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था प्लांटे के साथ बाद में विटेकर ने।
उसके बाद मोनेरा के 2 ऑर्गेनिज्म रखा था, ब्लू ग्रीन algae जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म दिया था वहाँ पे जैसे बैक्टीरिया था। ओके, ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae ये कैसे थे, ये प्रोकैरियोटिक थे, सॉरी ये यूनिसेल्यूलर थे, और प्लांटे मल्टीसेल्यूलर था। उसके अलावा एक और कैटेगरी था जो प्लांटे में इंक्लूड किया था, देखो एक तो फंगाई था, एक तो ब्लू ग्रीन algae बैक्टीरिया था, बाद में प्लांटे के ही थे, दैट इज़ ब्रायोफाइटा, दैट इज़ मॉसिस दिए थे, फर्न्स दिए थे, जिम्नोस्पर्म्स दिए थे, और एंजियोस्पर्म्स। तो ये तो प्लांटे के ही थे, तो इनको कुछ इशू नहीं था, अर्ली क्लासिफिकेशन और अभी भी सेम ही वही जगह है उनका। उसके बाद हमें बताया कि विटेकर का सिस्टम काफ़ी एक्सेप्टेड था, और अभी विटेकर के सिस्टम से ही हम डिटेल में देखेंगे कि क्या आगे होने वाला है। तो लेट्स गो बैक टू द विटेकर सिस्टम। उसके बाद ये भी दिया था कि किंगडम प्रोटिस्टा ने क्या किया था, जो क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास प्लांटे में थे, और पैरामीशियम और अमीबा जो एनिमेलिया में थे, उन्हें एक साथ लाया। ओके, उसके बाद it has put together organisms in earlier classification which were placed in different kingdoms. So अलग अलग kingdoms के अच्छे से डिवाइड करके बराबर से अभी क्लासिफिकेशन में लाया है, बिकॉज क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, PCBNR है अभी, इसलिए डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, और ये चेंजेस फ्यूचर में भी होते रहेंगे क्योंकि ये कभी क्लासिफिकेशन स्टॉप नहीं होता, ये इम्प्रूव होता रहता है समय के साथ। और ये किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करेगा। जो फ्यूचर में भी क्लासिफिकेशंस होंगे वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होगा, इधर ऑर्गेनिज्म के जैसे कैरेक्टरिस्टिक है और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जैसे हैं। समय के साथ ऐसा अटेम्प्ट किया जा रहा है कि क्लासिफिकेशन को और भी ज़्यादा इवॉल्व करे, जो रिफ्लेक्ट करता है नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजियोलॉजिकल मतलब अपने अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव मतलब पता ही होगा, रिप्रोडक्शन करना, नए ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी, तो इसे भी कंसिडर करेंगे आगे के समय के क्लासिफिकेशन में। यह चैप्टर में हम डिटेल में किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई को पढ़ेंगे, और प्लांटे एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर्स दिए गए हैं NCERT में। ओके, तो अभी किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बेसिकली यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया विच इज़ देयर, इट इज़ द सोल मेंबर, मतलब इनके अलावा मोनेरा में कोई भी नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया ही मिलेंगे। ओके, ये काफ़ी अबंडेंट होते हैं, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, काफ़ी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटाट्स में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो सकता है, डेजर्ट्स हो सकते हैं, स्नो हो सकता है, या फिर गहरी ओशन। ओके, वेर काफ़ी कम ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पर रह सकते हैं, वैसी जगह पर बैक्टीरिया रह सकते हैं। ओके, और काफ़ी ऐसे भी है जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, और इसे कहते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एग्जिबिट करते हैं मोनेरा। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यहाँ पे देखो, स्पेरिकल है कोकस, प्लूरल याद रखना है, मतलब कंफ्यूज ना होना, कभी कभार पूछ भी सकते हैं। रॉड शेप्ड बैसिलस हो सकता है, कॉमर शेप्ड विब्रियम, और स्पाइरल शेप्ड जो है वो है स्पिरुलम। ओके, जैसे याद रखना यूएम जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे भी यूएस है और यहाँ पे भी यूएस है, तो ये जो है सिंगुलर फॉर्म दिया है। ओके, उसके बाद ये डायग्राम है जो आ सकता है, ये पूछ सकते हैं डायग्राम देखे कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया दी सर, तो ये बैसिलाई है, ये कोका है, ये स्पिरुला है, और ये है विब्रियो। उसके बाद वी लुक एट द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ बैक्टीरिया के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन उनका जो आदत या फिर बिहेवियर होता है, व्यवहार कह सकते हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाकी ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें तो बैक्टीरिया जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उनका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, मतलब खुद का फूड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, मतलब लाइट पे डिपेंड करके फूड बनाए या फिर केमिकल्स पे। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो है ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अभी इसके बाद आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया काफ़ी स्पेशल है, क्यों? हमने देखा था आर्कीबैक्टीरिया काफ़ी पुराने हैं। ओके, तो पुराने ज़माने के लोग जो है काफ़ी हम कह सकते हैं हार्श हैबिटेट, मतलब काफ़ी ऐसे हैबिटेट्स जो जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, वैसे हैबिटेट्स में ये रह सकते थे। जैसे कि
काफ़ी सॉल्टी एरियाज, इन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को थर्मोएसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज मतलब जो रूमन, जैसे कि हम गोट नहीं, जैसे कि हम काव देखते हैं, काव जो है फीड करता है ऑन ग्रास, ओके, ड्राई ग्रास, ओके। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये ग्रास से फीड हो रहा है। और ये जो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है इसे रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये बैक्टीरिया रह सकते हैं तो इन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफर करते हैं, क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफर होता है क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यही फीचर उनको रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसलिए तो ये लोग ऐसे काफ़ी खतरनाक कंडीशन में भी रह सकते हैं, खतरों के खिलाड़ी जैसे आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं। मीथेनोजेंस अभी देखा था, मार्शी एरियाज में रहने वाले, दे आर प्रेजेंट इन द गट, ओके, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउस एंड बफेलोस। और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मीथेन गैस, दैट इज बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। डंग मतलब एक्सक्रीटा या फिर वेस्ट, ओके। जिस वेस्ट से मीथेन या फिर बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए मीथेनोजेंस, ओके। अभी इसके बाद सेकेंड है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। और अगर ये लोग मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिला भी होता है। तो इफ मोटाइल दिया है, हमेशा फ्लैजिला नहीं होता, ये याद रखना है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, हमने पहले भी बात किया था, ब्लू ग्रीन आल्गे, आल्गे नाम दिया है लेकिन आल्गे नहीं है, ये बैक्टीरिया दैट इज मोनेरा में इंक्लूडेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका क्लोरोफिल ए सिमिलर है टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स पता है हायर ऑर्गेनिजम्स है और ये लोग तो काफ़ी लोअर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में होके भी इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। इसलिए ये लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, जो प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन आल्गे, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सेल प्रेजेंट है। उसके बाद कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में एक ग्रुप बना के रहना, कॉलोनीज में, इसे कॉलोनियल कहते हैं। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा रहना फिलामेंटस हो सकता है। अभी फ्रेश या फिर मरीन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो रिवर्स में रहता है, फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्ट नहीं है। मरीन मतलब सॉल्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रह सकता है, ओके। दे आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट, ओके। दे आर नहीं, द कॉलोनीज, तो उनके कॉलोनीज के अराउंड जो शीट प्रेजेंट होता है, जेलेटिनियस शीट प्रेजेंट होता है, उनके गुच्छे के अराउंड जो शीट प्रेजेंट होता है वो जेलेटिनियस शीट होता है। उसके बाद दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनका जो है ब्लूम फॉर्मेशन। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells which are called as heterocyst. Example है nostoc and Anna-Beno। तो देखो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हेटेरोसिस्ट है, ये स्पेशल टाइप के सेल्स है। और ये सेल्स से ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना ताकि प्लांट्स जो है इजीली ये नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करें। तो प्लांट्स को हेल्प करते हैं ये लोग, ओके। और प्लांट्स इजीली ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो यही प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये चैप्टर आगे आ जाएगा, जो प्लांट्स का चैप्टर कैटेगरी है प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बस बेसिक याद रखना है कि नॉस्टॉक और एनाबेना ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है बिकॉज दे इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब क्या, खुद चलाने वाले, खुद ऑटो चलाते हैं, ओके, खुद काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। फोटो रहता तो सन को इस्तेमाल करते हैं, कीमो मतलब केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। कैसे केमिकल्स, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक याद रखना है, ऑर्गेनिक मत कर देना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ओके। नाइट्रेट, ओके, नाइट्रेट मतलब NO3 2-, नाइट्राइट मतलब NO2-, अमोनिया मतलब NH3, ओके। तो ये जो सब्सटेंसेस का, ओके, ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होता है उसको यूज करते हैं ताकि वो ATP प्रोड्यूस करे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ओके, और आयरन।
तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस का रिसाइकलिंग कौन करता है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा बनता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाम दिए हैं, याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर का रिसाइकलिंग करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अभी आते हैं हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक काफ़ी अबंडेंट है, हमने देखा था पहले। लेकिन उनमें भी अबंडेंट कौन से हैं? डीकम्पोजर्स। हेटेरोट्रोफिक में भी अबंडेंट कौन से हैं? डीकम्पोजर्स। इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन के लिए, जैसे कि दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाने में दूध से, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन एंड लेग्यूम प्लांट्स को फिक्स करना, मतलब हमने अभी देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, जिससे प्लांट इजीली नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर सके। और लेग्यूम प्लांट्स मतलब एग्जांपल लिए तो पीस आ सकता है, ग्रीन पीस। ओके, सो पीस जो है ये लेग्यूम प्लांट्स में आता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया है डिवाइडिंग बैक्टीरियम। ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके, अंदर वाला, और ये है डीएनए। ओके, उसके बाद कुछ पैथोजेंस भी हो सकते हैं जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस या फिर हेलमेंट्स या फिर कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया से। सो कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इन द टाइम ऑफ एमसीक्यू। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में भी काफ़ी डिजीजेस आएंगे, इसलिए ये डिजीज अभी से याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है? मेनली फ्यूजन, ये प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया। फ्यूजन मतलब खुद डिवाइड करता है, ओके, अपने आप को खुद डिवाइड करके और प्रोड्यूस करता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब खाना पीना नहीं है, बेचारा दुखी पड़ा है, तो वो क्या करेगा? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। स्पोर्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं ये स्पोर्स, डिस्पर्स होते हैं और कहीं पे जाके गिर जाते हैं जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हुआ तो फिर ही ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। लेकिन इनका एक और रिप्रोडक्शन मेथड है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो यही यहाँ पे दिखाया है, डीएनए का ट्रांसफर होता है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में दिखाई देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है माइकोप्लाज्मा के बारे में। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और ये नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है जो बना रहता है पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड से। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है जो आ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा के बारे में, ओके, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है और ये स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग होते हैं। लिविंग में स्मॉलेस्ट यही है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और ये पैथोजेनिक होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, नॉट ओनली एनिमल्स बट प्लांट्स को भी पैथोजेनिक होते हैं। अभी किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली हमने देखा था, ये होते हैं यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, ओके, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मतलब दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो थोड़े थोड़े प्लांट्स की तरह भी है, थोड़े थोड़े एनिमल्स की तरह भी दिखाई देते हैं और थोड़े बहुत फंगाई की तरह भी, इसलिए इनका बाउंड्री काफ़ी अच्छे से डिफाइंड नहीं है। जो हमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लगेगा तो किसी किसी को वो प्लांट लगेगा, ओके। तो इसमें हम 4 टाइप्स देखेंगे, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा कैसे हो? प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मतलब मेनली ये लोग पानी में ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है ये यहाँ पे बताया, क्योंकि इट लिंक्स विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। यूकैरियोट्स होने की वजह से प्रोटिस्टन सेल बॉडी के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये हमने देखा है। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड बाकी मेम्ब्रेन नॉन ऑर्गेनेलिस भी होते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स में होते ही है। सम हैव फ्लैजुला या फिर सीलिया। फ्लैजुला मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे एक लंबा सा टेल है जिससे वो मोटाइल है या फिर मूव कर सकता है। सीलिया मतलब बॉडी पे छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स है जिससे वो अपने सराउंडिंग फ्लूइड्स को मूव कर सकता है या खुद को नहीं मूव कर सकता, इससे इसको मोटिलिटी नहीं मिलती लेकिन सराउंडिंग फ्लूइड्स को वो मूव कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे बताया कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा है, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अभी प्रोटिस्टा किंगडम को डिटेल में देखेंगे। पहले तो आता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है डायाटम्स
और एक होता है डेस्मिड्स। ओके, डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गे ऐसे बुलाते हैं। डेस्मिड्स आर नोन एज गोल्डन एल्गे। इन्हें हम अभी प्रोटिस्टा में ही आते हैं ये लोग, तो एक्वेटिक होना चाहिए। तो इनका एक्वेटिक कैसा है देखो, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये भी पानी तो है, मरीन वाटर मतलब टेरेस्ट्रियल तो नहीं है, एक्वेटिक है। तो ये बेसिक पॉइंट से हमें ये पता चल गया। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। माइक्रोस्कोपिक काफ़ी छोटे हैं, एग्जाम में पूछा सकते हैं आर दे मैक्रोस्कोपिक, तो नहीं, पैराग्राफ में क्या दिया है, माइक्रोस्कोपिक। फ्लोट पैसिवली मतलब ये लोग वाटर के करंट्स, अगर वाटर ऐसा जा रहा है तो ये लोग भी ऐसे जा रहे हैं, मतलब सारे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में वाटर्स जा रहा है, इसलिए इन्हें प्लैंक्टन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब सन से ये लोग खुद जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं। डायटम्स के जो सेल वॉल्स होते हैं, दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, मतलब इनका सेल वॉल ऐसा होता है, ओके, दो शेल्स के जैसे, विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स की तरह ये लोग फिट होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, और ये जो वॉल्स बने हैं इसमें सिलिका प्रेजेंट है, और सिलिका काफ़ी एक इंडिस्ट्रक्टेबल मटेरियल है जो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, जो ब्रेक नहीं हो सकता। तो इनका वॉल जो है ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, तोड़ा नहीं जा सकता। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो डायटम्स जब आफ्टर उनका डेथ, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर दे आर कंप्लीटेड, उनका जो सेल वॉल है वहीं पे रह जाता है, और ये सेल वॉल तो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो वहीं पे इकट्ठा होके अर्थ पे एक लेयर फॉर्म हुआ है ऑफ सिलिका। ओके, सो इसे कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब उन्हें पीछे छोड़ देते हैं वो सेल वॉल को, और ये अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। तो ये ही इसे अक्यूमुलेशन को डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज यूज्ड इन, ग्रिटी होने की वजह से पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स का फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो दो यूजेस दिए हैं, पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डायटम्स आर सेड टू बी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो वो है डायटम्स। अभी ये जो डायग्राम दिया है ये है डायनोफ्लैजेलेट्स का, जिसके बारे में हम लेफ्ट साइड में पढ़ेंगे। डायनोफ्लैजेलेट्स बेसिकली हमने देखा था प्रोटिस्टेंट्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्वेटिक होना चाहिए, तो मोस्टली मरीन दिया है, मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है, मरीन ही है। ओके, से केवल सॉल्ट वाटर में दिखाई देते हैं। फोटोसिंथेटिक, जैसे डायटम्स में भी फोटोसिंथेटिक था। इनका कलर देखो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन। ओके, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल जो है इसके पास स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स होता है, ये देखो स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स से सेल वॉल बना हुआ है। ओके, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजुला, दो फ्लैजुला होता है, ये देखो वन फ्लैजुला एंड वन ट्रांसवर्स होता है। ओके, सो यहाँ पे जो बताया देखो, वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर्स ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ओके, वेरी ऑफ्टन रेड डायनोफ्लैजेलेट। एग्जाम्पल दिया है गोनियोलेक्स, एग्जाम्पल दिया है मतलब उसे याद रखना है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। ओके, सी रेड क्यों अपीयर होता है, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड होते हैं और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मरीन एनिमल्स और फिशेस का डेथ होता है। अब यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स जो है हमने देखा एक्वेटिक ही होने चाहिए, तो ये एक्वेटिक कैसे टाइप के हैं कि फ्रेश वाटर है। तो हमने पहले देखा था क्राइजोफाइट्स, उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट्स, अभी यूग्लेनॉइड्स। क्राइजोफाइट्स में एक्वेटिक थे लेकिन मरीन भी थे और फ्रेश वाटर भी थे, यहाँ पे केवल मरीन थे, और यूग्लेनॉइड्स में केवल फ्रेश वाटर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हैबिटेट्स को एक लिस्ट बनाने के लिए। और फ्रेश वाटर में दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, सेल वॉल नहीं है, उसके बजाय उनके पास प्रोटीन रिच लेयर है, और इस प्रोटीन रिच लेयर को हम पेलिकल कहते हैं, जिसके वजह से इनका बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। सो यहाँ पे डायग्राम में दिया है, बेसिकली दिस इज यूग्लेनॉइड। इनके पास भी डायग्राम से ही पता चल रहा है, दो फ्लैजुला प्रेजेंट है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, और इनका बॉडी देख के ही पता चल रहा है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे पेलिकल प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, दे हैव टू फ्लैजुला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। फोटोसिंथेटिक है, और लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हमने एक और देखा था कि ब्लू ग्रीन algae के पिगमेंट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो हायर प्लांट से मैच हो रहा है, वैसे यूग्लेनॉइड्स के भी पिगमेंट्स जो है हायर प्लांट से मैच हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड्स। बेसिकली ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वाला। द बॉडी मूव्स अलोंग डेड डिकेइंग ट्विग्स लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी देखो, अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये है स्लाइम मोल्ड्स। ये क्या करते हैं, उनके कंडीशंस होते हैं। सूटेबल कंडीशंस हुआ मतलब खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, तो सूटेबल कंडीशंस में ये लोग फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम। तो ये जो दिख रहा है वैसे ही एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठा होके काफी एक लंबा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। और ये काफी सेवरल फीट तक ग्रो होता है। ओके, लेकिन अनसूटेबल कंडीशन सपोज आया, मतलब खाना पीना सब खत्म, ओके, लॉकडाउन लग गया, तो अनसूटेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है। डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी सपोज ऐसे समझ लो, और ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स होते हैं। हमें पता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो स्पोर्स ही बनते हैं बैक्टीरिया में, तो वैसे यहाँ पे भी स्पोर्स बन गए, और ये स्पोर्स जो है डिस्पर्स होते हैं, और जब सूटेबल कंडीशन होंगे तो वापस से ये लोग डिपॉजिट होते हैं और ग्रो होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, suitable condition they form an aggregation which is called plasmodium, which may grow and spread over several feet. Unfavorable condition, plasmodium differentiates and forms fruiting bodies, और fruiting bodies के पास spores होते हैं at the tip. Spores possesses through walls, ये important है, through walls present है, extremely resistant होते हैं, survive for many years under adverse condition. स्पोर्स को हम डिस्पर्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एयर करंट। अभी प्रोटोजोन्स की बात करें, सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ओके, they live as predators or as parasites and believed as primitive relatives of animals. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली प्रोटोजोन्स जो कैटेगरी है ये हेटेरोट्रोफ्स है, और ये लोग जो है एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार के जैसे, पुराने रिश्तेदार, प्रिमिटिव रिलेटिव्स, तो रिश्तेदार। और यहाँ पे प्रोटोजोन्स में ही 4 कैटेगरी आते हैं। ओके, हम चारों यहाँ पे देखते हैं, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन। जो अमीबॉइड होता है, सीलिएटेड होता है, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स, उससे हम डिटेल में देखेंगे। 4 मेजर ग्रुप्स जिसके बारे में बात किया। अमीबॉइड ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं। ये मूव एंड कैप्चर, अमीबा पता ना कैसा है, ऐसा है, तो उसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट, जिससे वो कोई भी सब्सटेंस को कैप्चर कर सकता है बाय एनगल्फिंग इट। ओके, तो यहाँ पे दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia, that is false feet. एग्जाम्पल दिया है अमीबा का। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्राइजोफाइट्स के साथ कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे भी दिया है कि प्रोटोजोन्स के अंदर जो अमीबॉइड्स कैटेगरी है उसमें मरीन फॉर्म्स जो है उसके पास ही सिलिका प्रेजेंट है। प्रोटोजोन्स जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोन्स ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटिस्टा के अंदर हमें क्राइजोफाइट्स भी मिलता है, क्राइजोफाइट्स, यहाँ पे भी डायटम्स और डेस्मिड्स होते हैं, और यहाँ पे भी सिलिका प्रेजेंट होता है, लेकिन मरीन ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है, वहाँ पे सिर्फ सिलिका प्रेजेंट होता है। इन मरीन और एक्वेटिक दोनों है वहाँ पे, तो यहाँ पे मरीन फॉर्म्स में ही सिलिका प्रेजेंट होता है। अभी एग्जाम्पल दिया है एंटामीबा और पैरासाइट, सो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड मतलब हमने अभी देखा, फ्लैजिला मतलब मोटाइल, एक टेल प्रेजेंट होता है जिससे ये खुद मूव कर सकता है। दे आर इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग मतलब खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, या फिर पैरासिटिक मतलब किस पे डिपेंड करके फीड करते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेस डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रिपैनोसोमा कहते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जिसके पास छोटे छोटे बाल होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, एक्टिवली मूविंग, क्योंकि इनके पास सीलिया होता है तो इजीली मूव कर सकते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनके पास एक कैविटी होता है जिसे हम गलेट कहते हैं, यहाँ पे एक कैविटी हुआ जिसे गलेट कहते हैं। इट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभार ऐसे पूछ सकते हैं, इट ओपन्स टू द इनसाइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड, मतलब बाहर खुलता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर लीडिंग विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। तो सीलिया ऐसे साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ मूव करता है, यहाँ पे फूड रहेगा तो ऐसे मूव करता है ताकि फूड उसके अंदर चला जाए। ओके, एग्जाम्पल सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का है पैरामीशियम। उसके बाद लास्ट आता है स्पोरोजोन्स। दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एंड हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर
स्ट्रक्चर। ओके, स्पोर लाइक स्टेज होता है जो इन्फेक्शस होता है। मोस्ट नोटोरियस, काफ़ी नोटोरियस जो है वो है प्लाज्मोडियम। ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। ओके, मलेरिया कॉज करता है। ये मलेरिया जो सिकनेस होता है बेसिकली हमें ट्रांसफ़र होता है थ्रू अ मस्कीटो। ओके, इसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में है। मस्कीटो जो होता है बेसिकली, सपोज हम इसे मस्कीटो कंसिडर करें, मस्कीटो के अंदर जो स्पोरोजोन एंटर होता है वो है स्पोरोजाइट्स के फॉर्मेट में इंसान के अंदर चला जाता है। इंसान के अंदर जाके उसका लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट होता है वापस से यहाँ पे। तो ये एक लाइफ साइकिल जो कवर होता है प्लाज्मोडियम हमारे अंदर, उससे कहते हैं बेसिकली टू ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होने वाला। ओके, इसके बाद आता है किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई बेसिकली यूनिक किंगडम है क्योंकि यहाँ पे हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है, ग्रेट डाइवर्सिटी होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिर हैंड से का जगह मॉइस्ट ब्रेड पे या फिर रॉटन फ्रूट्स पे फंगाई दिखाई देता है। कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं और टोडस्टूल्स जो होते हैं ये सारे फंगाई ही है। ये इंपॉर्टेंट है। वाइट स्पॉट्स मस्टर्ड लीव्स पे जो दिखाई देते हैं ये पैरासिटिक फंगस के वजह से होता है। यूनिसेल्यूलर फंगाई ईस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंगाई में भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। भले फंगाई एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का गुच्छा हो, लेकिन एक एक्सेप्शन तो बनता है, दैट इज यूनिसेल्यूलर फंगाई, दैट इज ईस्ट। इसे हम ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। आगे आ जाएगा चैप्टर्स में। उसके बाद बाकी फंगाइस जो प्लांट और एनिमल्स में डिजीज करते हैं, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पशीनिया। ओके, ये वीट रस्ट कॉजिंग फंगाई है। इसके बाद सम आर दी सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलियम। ओके, ये एंटीबायोटिक का सोर्स है, दैट इज पेनिसिलिन। फंगाई और कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह मिलते हैं और एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स के ऊपर या फिर प्लांट्स के ऊपर भी मिलते हैं। ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? गर्म या फिर वार्म या फिर ह्यूमिड रीजन्स। ओके, इसलिए हमें पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर में जल्दी फंगस लगता नहीं क्योंकि ये वार्म नहीं है, ह्यूमिड नहीं है। उसके बाद हम देखें विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जिसकी बात की थी, यूनिसेल्यूलर है। फंगाई जो है सारे फिलामेंटस और मल्टीसेल्यूलर होते हैं। इनके जो बॉडी होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे ऐसे ओके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे जब मिलता है साथ में तभी माइसीलियम बन जाता है। तो काफ़ी ऐसे हाइफे मिल जाते हैं और ये जो गुच्छा है इसे माइसीलियम कहते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे है। जब हाइफे का नेटवर्क बनता है तो माइसीलियम बन जाता है। कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये देखो हाइफे को हम जूम करते हैं, ये हाइफा है, इसे जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा ये ऐसा है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल्स के बीच में वॉल नहीं होता, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होगा तो ये होगा सिनोसाइटिक। तो बेसिकली यही लिखा है यहाँ पे। हाइफे जो है, जो हाइफे देखे थे हमने ऐसे एक पतले पतले जैसे जूम करके हमने मोटा करके देखा था, जब कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियर, मतलब यहाँ पे वॉल नहीं है। ओके, ऐसे कंटिन्यूस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इन्हें सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। जिसके पास सेप्टा है और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, ऐसे भी होते हैं। किस के पास तो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस। फंगाई का सेल वॉल पता है, काइटिन से बना है। यहाँ पे एक और वर्ड दिया है पॉलीसैकेराइड, याद रखना। फंगाई हेटेरोट्रोफिक होते हैं, अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, इसे कहते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो सॉल्युबल है उसे अब्जॉर्ब करना डेड सबस्ट्रेट से, इसे सैप्रोफाइट कहते हैं। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उसे पैरासाइट्स कहते हैं। ओके, दे ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मतलब एक दूसरे को सहायक करके, जैसे कि फंगाई और एल्गे साथ में मिले तो क्या होता है? लाइकेंस। ओके, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंगाई मिले तो क्या बनेगा? माइकोराइजा। तो एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा उनको, ऐसा टाइप का रिलेशन है सिम्बायोटिक रिलेशन। रिप्रोडक्शन इन फंगाई वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रैगमेंटेशन पता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू वेरियस फ्रैगमेंट्स और ईच फ्रैगमेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। फिजन मतलब हमने देखा है एक ऑर्गेनिज्म दो भाग में डिवाइड करके हर भाग एक नया ऑर्गेनिज्म। बडिंग देखा है ईस्ट और हाइड्रा में, जहाँ पे एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है और बाद में ये ग्रो करके डिटैच होके सेपरेट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ऐसे टाइप के 3 रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हमें दिखाई देते हैं इन केस ऑफ फंगाई।
वेजिटेटिव के बाद हमें पता चल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। स्पोर्स मतलब ऐसे स्पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ओके। अभी स्पोर्स के बारे में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स होता है कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर्स होते हैं वो है oospores, ascospores and basidiospores. Various spores which are there, they are produced in distinct structure called fruiting body. So ये spores जो है ये fruiting body पे बनते हैं, ओके, इधर उसके ऊपर या फिर उसके अंदर, ओके। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, या फिर दोनों नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं, या फिर प्लाज्मोगैमी। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो कैरियोगैमी, और जाइगोट में मियोसिस होता है लास्ट में, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो बेसिकली हम फंगाई को अगर डिटेल में देखें, ये देखो, फंगाई की बात की थी तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, ये हेटेरोट्रोफिक है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह पे मिलते हैं, इन्हें रहना पसंद है इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो बेसिकली यहाँ पे हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे कैसे है, थिन है, स्लेंडर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है। हाइफे जब गुच्छा बना देते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे, इसे कहते हैं माइसीलियम। अभी हाइफे को ही हम जूम करके देखें तो ईच हाइफे जो है ये ऐसे हो सकते हैं, न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसे सीनोसाइटिक कहते हैं, हाइफे सीनोसाइटिक। और अगर यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ये यूनी न्यूक्लिएटेड हाइफे, ओके। तो बेसिकली इसके बारे में बताया। उसके बाद इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में बताया था, ओके। फंगाई का रिप्रोडक्शन देखेंगे तो पहले आता है वेजिटेटिव, फिर आता है एसेक्सुअल, फिर आता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है बेसिकली फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद आता है फिजन, और लास्ट में आता है बडिंग। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं थ्रू स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड ऑन और इन फ्रूटिंग बॉडीज, ओके, फ्रूटिंग बॉडी। एसेक्सुअल स्पोर्स 3 दिए थे, दैट इज कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 स्पोर्स दिए थे, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्को और बेसिडियोस्पोर्स। उसके बाद हमें बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, ओके, 2 मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स। गैमीट्स मतलब ह्यूमंस में अगर एग्जांपल दे तो स्पर्म्स एंड ओवम, ओके, इसे गैमीट कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड था, ओके, बेसिकली हम एक बार देखते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई जिसे हम कैरियोगैमी कहते हैं, एंड मियोसिस इन जाइगोट, ओके, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड लास्ट इज मियोसिस इन जाइगोट। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्रोटोप्लाज्म है ना एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, ओके। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, उसका कॉम्बिनेशन जो है बाद में होता है, ओके, बाद में कंबाइन होके एक ही न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और लास्ट में इसमें मियोसिस होता है, और लास्ट में हमें जाइगोट में मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो ये हैप्लॉइड थे, कंबाइन होकर डिप्लॉइड हो गए, और लास्ट में वापस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मिल गए, इसलिए मियोसिस प्रोसेस दिखाई दिया है, ओके। अभी हम बेसिकली देखें तो जब फंगाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल, हाइफे देखा है ना, ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है तो वॉल्स प्रेजेंट है, ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप क्या करते हैं, दे कम टुगेदर एंड फ्यूज। कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, मतलब न्यूक्लियस दोनों साथ में जल्दी फ्यूज हो जाते हैं और सडनली 2n हो जाते हैं, तो ये n और n 2n जल्दी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे n और n फ्यूज होने के बाद भी
N और N ही रहते हैं, थोड़ी देर के बाद ये फ्यूज़ होते हैं और बन जाते हैं 2N। ओके, समझ रहा? ये जो है कंडीशन जिसमें N और N जल्दी से फ्यूज़ नहीं होता बट इट टेक्स टाइम, इसे कहते हैं डाइकैरियोफेज। ओके, ये डाइकैरियोफेज है। तो however in other fungi such as Asco and Basidiomycetes, intervening dikaryotic stage, that is N plus N, 2 nuclei per cell occurs। ऐसे कंडीशन को हम डाइकैरियोन फेज कहते हैं और ये फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में क्या होता है, पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और सेल्स डिप्लॉयड बन जाते हैं, जो हमने देखा पैरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज होकर सेल्स डिप्लॉयड हो गए। ओके, द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स। तो ये जो है इसमें मियोसिस होता है जिसे रिडक्शन डिविजन कहते हैं। उसके बाद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स वापस से मिल जाते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अभी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। ओके, माइसीलियम मतलब हाइफे का गुच्छा जो है, इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसा टाइप स्पोर फॉर्म हो रहा है। ओके, एक्सो या फिर एंडो। एंडो मतलब बाहर फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर बन रहा है या फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बन रहा है, एक्सोजीनस या एंडोजीनस। एंड द फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसा है, एस्कोस है, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प। तो इसके बेसिस पे हमने फंगाई को 3 क्लासेस बेसिकली क्लासेस में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखते हैं। फंगाई को हमने डिवाइड किया फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, 4 क्लासेस में, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है, और इन तीनों में एक फर्क है जो हम फर्स्ट पैरा से निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। मतलब एसेप्टेड मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ऐसे कंटिन्यूस है। ओके, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेड है। माइसीलियम यहाँ पे कैसे है, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। अभी लेकिन अगर हम बाकी का कंसिडर करें तो हमें ये दिया है। ओके, उसके बाद ये देखते हैं, members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood and moist and damp places or as obligate parasites on plants। ओके, पानी में मिल सकते हैं, डीके करने वाले वुड पे, डैम्प प्लेसेस पे, या फिर कंपलसरी, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, ये प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय अप्लानोस्पोर्स। अभी यहाँ पे जो बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे होता है जूस्पोर्स या फिर अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, और जूस्पोर्स जो है ये मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो देखो, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन द स्पोरेंजियम। तो स्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब स्पोर्स जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो गए। ये दोनों स्पोर्स कैसे हैं, एंडोजीनस। ओके, उसके बाद जो दिया है वो है ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। सो दोनों गैमेट्स जो है फ्यूज करके क्या फॉर्म करे, ज़ाइगोस्पोर। हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, फ्यूज करके 2 एंड ज़ाइगोस्पोर। द गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो आइसोगैमस बोलेंगे, डिसिमिलर हो तो अनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस। ओके, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। एस्कोमाइसिटीज से 3 लेटर से पता चल रहा है ये सैक फंगाई है। ओके, सैक फंगाई। यहाँ पे मल्टीसेल्यूलर पेनिसिलियम भी है और यूनिसेल्यूलर ईस्ट इंक्लूडेड होता है। ये लोग सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक या फिर कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। ओके, इनका जो माइसीलियम बेसिकली है उसके बारे में देखें तो माइसीलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो हम ये पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ये सारे ब्रांच्ड एंड सेप्टेड ही। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो है कोनिडिया, और कोनिडिया कैसा प्रोड्यूस हुआ है, एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू
notify me in comments about your reaction to this video.